नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देशों को किया गया निरस्त। नए दिशा निर्देशों पर टीकाकरण पर रहेगा जोर। दिन दहाड़े सूने मकान में लाखों की चोरी, जेवर नकदी लेकर चंपत हुए चोर। 2030 तक सर्वाइकल कैंसर मिटाने का डॉक्टरों ने लिया संकल्प। महिलाओं को सबसे अधिक होता है सर्वाइकल कैंसर का खतरा। खबरें अब विस्तार से। कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देश किए गए निरस्त। नए दिशा निर्देशों में दिया गया टीकाकरण पर जोर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए पुराने नियमों को गृह विभाग के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण पर जोर दिया गया है। पुराने प्रतिबंध हटते ही स्कूल, कॉलेज सहित समस्त शासकीय, अशासकीय कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, थिएटर, शॉपिंग मॉल अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूल, कॉलेजों में कोरोना संक्रमण से पहले की तरह व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी, जिसकी कवायद शुरू की गई है। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों में सर्वाधिक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है। आज विभिन्न विद्यालयों में पूरी क्षमता के साथ विद्यालय लगाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगवाना अनिवार्य है। आपको बता दें कि लगभग 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते आम जनमानस दिशा निर्देशों के चलते नियमों में बंधे रहने के बाद आखिरकार पुराने सभी नियमों से मुक्त हुए। सबसे अधिक छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें स्कूल, कॉलेजों की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। शासकीय या शासकीय कार्यालय हो या व्यापारी, शॉपिंग मॉल से लेकर स्विमिंग पूल, पार्क, खेल का मैदान, सभी लोग कोरोना नियमों के अनुसार चलने को मजबूर थे। गृह मंत्रालय के द्वारा पिछले सारे दिशा निर्देशों को निरस्त किए जाने से लोगों ने राहत की सांस ली और सभी के चेहरों पर खुशी दिखाई देने लगी। खास तौर से छात्राओं के चेहरों पर स्कूल और कॉलेजों के खुलने से खुशी की लहर छा गई है। हालांकि टीकाकरण एवं साफ सफाई तथा सैनिटाइजर उपयोग करने तथा आत्म अनुशासन बनाने पर अभी भी जोर रहेगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में मार्तंड क्रमांक 3 के प्राचार्य RL दीपांकर से प्राप्त जानकारी के अंश। शासन के निर्देशानुसार 100% बच्चों को बुलाना है। सारी चीज़ें ऑफ कर दी गई है, कोई रोक टोक नहीं है, परंतु फिर भी हम लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहेंगे सुरक्षा के दृष्टि से। पहले सर किस तरीके से चल रही थी शालाएं? पहले 50% बच्चे आते थे और क्रमशः आते थे। जो बच्चे आज आए हों कल नहीं आएंगे, अगले दिन आएंगे, इस तरह था। और सैनिटाइजर लगा हुआ है, बच्चे हाथ धोते थे, टीचर धोते थे और बच्चे मास्क लगाकर ही अंदर जाते थे, अध्ययन करते थे। कुछ और बच्चे थे जो क्लास इनकी बंदी हुई थी, जो छोटे बच्चे, कुछ बच्चे बाहर थे, वो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि हॉस्टल नहीं आ रहे थे, हॉस्टल बंद था। जब से खुल गया वो भी आने लगे हैं। और छोटे बच्चे तो पहले ही बंद थे, सितंबर के माह में जैसे नियम आया खोलने का, अब से खुल गया है 50% के साथ। कितने बच्चे होंगे अपने यहाँ? लगभग 6 से 12 तक में 1200 बच्चे हैं। सभी आवाज से चालू हो जी। 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को जड़ से मिटाने का चिकित्सकों ने लिया संकल्प। आपको बता दें कि दुनिया भर की महिलाओं में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर की बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे बचाव को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पूरी तरह से सजग है। हम आपको बता दें कि इस बीमारी को 2030 तक जड़ से समाप्त किए जाने का संकल्प लिया गया है, जिसकी पूर्ति के लिए अनेकों जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। WHO के निर्देशन पर पूरी दुनिया के साथ देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संजय गांधी अस्पताल के गायनी विभाग स्थित आउटडोर में सर्वाइकल कैंसर को जड़ से खत्म किए जाने की दिशा में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 30 से 65 वर्ष की महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के लक्षण एवं बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में पूर्ण संवेदनशीलता और देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने सभी चिकित्सकों ने शपथ ली।
सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग में चिकित्सक अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर गायनी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह, डॉक्टर पद्मा शुक्ला, डॉक्टर शैलजा सोनी, डॉक्टर सोनल अग्रवाल, डॉक्टर पूजा गंगवार, डॉक्टर संघमित्रा सिंह के साथ अन्य जूनियर चिकित्सक एवं स्टाफ मौजूद रहा। वहीं सभी चिकित्सकों ने इस बीमारी को जड़ से समाप्त किए जाने सहित लोगों को इस बीमारी से बचाने का संकल्प लिया। आइए सुनते हैं इस संबंध में गायनी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आपको अभी विभागाध्यक्ष दायित्व सौंपा गया है, तो क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगी, कैसे बताइए आप। अभी हम लोग काफ़ी सारे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पर भी। एज अ विभागाध्यक्ष सबसे मेन प्राथमिकता मरीजों को जो सेवाएं दी जा रही हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना है। और हम लोगों ने ये काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हमारे सायंकालीन चिकित्सीय भ्रमण के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट की प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे कोई भी दिन आएंगे जो कि महिलाओं की बीमारियों से संबंधित हैं, उनकी अवेयरनेस जनता तक पहुंचाने की कोशिश हमारी टीम करेगी। मैम, क्या सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा? हाँ, बहुत ही कम से कम महीने में कम से कम 2 सेमिनार आवश्यक रूप से किए जाएंगे। जैसा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम आज रखा गया है, अगला कोई ऐसा दिन आएगा जो कि महिला की किसी प्रमुख बीमारी के लिए उसको चिन्हित किया जाएगा। तो हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम आमतौर पर मैम ब्रेस्ट कैंसर की भी शिकायत ज़्यादातर महिलाओं को रहती है। हाँ, एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंसर प्रिवेंशन का प्रोग्राम है वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर दोनों के लिए है, पर जो गायनी की डॉक्टर्स हैं वो मेन सर्वाइकल कैंसर को देखती हैं और जो सर्जरी के डॉक्टर हैं वो ब्रेस्ट कैंसर को देखते हैं। अब हमारा अगला प्लान जो है वो सर्जरी के डॉक्टरों के साथ मिलके एक कंबाइंड क्लिनिक चलाने का है, हफ्ते में 1 दिन, जिसके बारे में हम जनता को बताएंगे कि हमने कौन सा दिन डिसाइड किया है। और एक ही दिन हम सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों के लिए एक महिला को चेक। महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो घर में ना बैठे। जैसे ही उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है एकदम टाइम पे तुरंत अपने जो भी उनके सबसे नज़दीक डॉक्टर हैं उनके पास पहुंचकर अपनी प्रॉब्लम बताएं, जिससे कि डॉक्टर उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच के उसको ठीक कर पाए। समाज में महिलाएं काफ़ी हद तक छिपाती भी हैं इस रोग को, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इसीलिए ये सारा कार्यक्रम चलाया ही जा रहा है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण ऐसे हैं जिसको महिलाएं आमतौर पे छिपाती हैं और फिर जब वो लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब डॉक्टर के पास आती है। तो इससे वो हमारे पास अर्ली स्टेज में पहुंच नहीं पाती, बहुत एडवांस स्टेज में आती है। तो हम इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम उनको बताएं कि नहीं, आपको पहले के स्टेज में आना है, शुरुआती लक्षणों में आना है, जिससे हम टाइम से आपकी बीमारी को ठीक कर पाएँ। दिन दहाड़े सोने मकान में लाखों की चोरी, जेवर नकदी लेकर चंपत हुए चोर। ताला खोलकर चोरी की घटना को दिया अंजाम, जाते वक्त लगा गए ताला। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के श्रम कल्याण के पीछे अज्ञात चोरों ने अजीबोगरीब चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सोने मकान का ताला खोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, इसके बाद ताला लगाकर रफू चक्कर हो गए। घटना रजा कॉलोनी स्थित एक मकान की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रजा कॉलोनी में रहने वाले मुश्ताक मनिहार कल एक कार्यक्रम में परिवार के साथ दोपहर तकरीबन 2:30 बजे अमहिया चले गए थे। शाम 7 बजे आकर देखा तो घर के अंदर से 72,500 रुपए नगद सहित सोने चांदी के जेवरात चोरी हो चुके थे। आपको बता दें कि चोरों ने ताला खोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, इसके बाद मुख्य गेट में पुनः ताला लगाकर फरार हो गए। आपको बता दें कि फरियादी के अनुसार चोरी के सामान में तकरीबन 3.5 तोला सोने के जेवरात, चांदी की पायल सहित 72,500 रुपए नकदी जो खुले लाकर में रखे थे उसे चोर ले गए। बाकी ताला लगे लाकर को नहीं खोल पाए, जिसमें काफी जेवरात रखे हुए थे। चोरी की इस वारदात की जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में शिकायतकर्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। उसको मिल सका है, वो आसानी से सब उठा और बाकी लैपटॉप रखा था, आईपैड रखा था, ये चीज़ें नहीं ले गया है। मैं मोहम्मद अमीन मंसूरी, ये हमारे साले साहब हैं। इनके घर में कल दोपहर को 2:30 बजे
इनका नाम मोहम्मद कैस मनिहार है, पिता का नाम मोहम्मद मुश्ताक सौदागर। कल ये बाणसागर एक फंक्शन में गए हुए थे करीब 2:30 बजे के आसपास, और शाम को 7 बजे 7:30 बजे के आसपास आए हैं करीब। तो उस समय 11 बजे तक आदमी ध्यान नहीं दिया। 11 बजे के बाद जब आदमी सोने जाने लगा तो पैसा रखने के लिए गया तो पता चला कि अलमारी पूरी खुली हुई हैं और उसमें से 72,500 रुपये कैश गायब है, और करीब 2 अंगूठी, एक जेंट्स अंगूठी, एक लेडीज, 2 कान के झुमके जिसमें से एक पेयर है पूरा चला गया और एक सिंगल, क्योंकि अलग अलग रखा था तो एक सामने मिला होगा उसको तो एक उठाया, एक रखा हुआ अलग, और एक चांदी की पायल, और इतना जो है तो घर से गायब है। और घर का ताला ज्यों का त्यों बाहर से बंद है, थोड़ा सा डैमेज ज़रूर है ताला, लेकिन प्रॉपर वर्किंग में है। और ऐसे इस तरीके से चोरी हुई है घर में। ये कहाँ की घटना है? ये पचमठा न्यू कॉलोनी है, वार्ड नंबर 35, वहाँ की घटना है। तो कितने के सामान चोरी हुए हैं? करीब 3 तोला सोना है और करीब 5 तोला के आसपास चांदी है और 72,500 रुपये कैश है। क्योंकि कैश इसलिए गिना हुआ है क्योंकि घर में काम लगवाना था दूसरी मंजिल में, तो इसलिए कैश आदमी लग रहा था कि 1 लाख हो जाए किसी तरीके से, तो आदमी काम लगवाए, इसलिए कैश गिना हुआ रखा हुआ है। तो लगभग ये इनका घर है, ये मोहम्मद कैस मनिहार नाम है, ये हमारे साले साहब हैं। कल जब मैं शाम को 7 बजे फंक्शन से लौटा ना, तो ताला भी वर्किंग था, मैं खोला, अंदर के सब कुछ नॉर्मल था। फिर मैं 2-2.5 घंटे बैठा भी हुआ था। उसके बाद जब पैसे रखने की बारी आई, मम्मी है रखी, तो बताई भैया वो घर में डब्बे नहीं है जिसमें हम पैसा रखते हैं, वो चोरी जा चुके थे। तो भी आइडिया नहीं आया, यही लगा कि सिर्फ इसी कमरे तक था मैटर। फिर उसके बाद जब अपना सामान देखा गया कि इसमें से तो कुछ नहीं गया, तो जो भी सामान ओपन में ऊपर रखा हुआ था वो सारा जा चुका है, और उसके बगल में जो लॉकर में रखा हुआ था उसमें कुछ नहीं हुआ। और इवन मतलब ओपन में मेरा मोबाइल वगैरह रखा हुआ था तो वो भी नहीं लेकर के गया, शायद मोबाइल से पकड़ जाता। आईपैड ये चीज़ें रखी हुई थी, वो चीज़ें नहीं गई हैं। किसी पे शक कहीं घर का कि या फिर बाहर का कुछ? ऐसा है कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोग हैं ऐसी प्रवृत्ति के, जिनका हम नाम नहीं जानते, और बाकी बहुत ज़्यादा मोहल्ले में हमारा मतलब भी नहीं था। हम अभी नए शिफ्ट हुए, 8 या 9 महीने घर में हुए हैं अभी हमको उस घर पे। और सीसीटीवी तार डली हुई है, लगवाना ही था सीसीटीवी, और सुरक्षा के लिए घर पूरा पैक करवा दिया था। सामने से पूरा घर पैक है, छत से कोई ना आ सके इसलिए सीढ़ी के टावर में भी लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है। लेकिन ये हुआ है सिर्फ सामने से ताला खोल के चले गए हैं, और ताला ऊपर ज्यों का त्यों बंद है। लंग्स अटैक का मुख्य कारण है एयर पॉल्यूशन। फेफड़ों में संक्रमण या लंग्स अटैक का सबसे अहम कारण वायु प्रदूषण है। हम आपको बता दें कि हार्ट अटैक के बाद लंग्स अटैक जान जाने का सबसे अहम कारण है। हम आपको बता दें कि थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से इससे बचा जा सकता है। ये बातें आयोजित पत्रकार वार्ता में संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर मुकेश तिवारी ने कही हैं। आगे उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को वर्ल्ड COPD डे मनाया जाता है। COPD के तहत लंग्स की बीमारी आती है। रीवा जिले में स्मोकिंग, चूल्हे का धुआं और एयर पॉल्यूशन के कारण लंग की बीमारी और लंग अटैक आता है। आंकड़ों की माने तो स्मोकिंग के कारण भी अटैक आने की संभावना रहती है, लेकिन स्मोकिंग के कारण लंग की बीमारी 40 वर्ष से अधिक लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन एयर पॉल्यूशन के कारण अब यह बीमारी 15 वर्ष की उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखे, साथ ही अपना चेकअप कराते रहें। लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण आम जन में बीमारी के लक्षण आने के बाद भी लोग इसका इलाज नहीं कराते। जब तक वो चिकित्सक के पास पहुंचते हैं, बीमारी गंभीर रूप अख्तियार कर लेती है। प्रस्तुत है डॉक्टर मुकेश तिवारी से प्राप्त वार्ता के अंश। बढ़ रहे हैं, और एयर पोल्यूशन की वजह से यंग एज में भी COPD के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। और सांस फूलना जो कि 40 साल 50 साल के बाद देखी जाती थी, तो अभी 20 साल 30 साल में भी लोगों का सांस फूलना या लंग अटैक की परेशानी दिखती रहती है। COPD को अगर हम डायग्नोस्ट करने की कोशिश करना है तो उसके लिए सबसे बेसिक टूल्स होता है, ये एक स्पायरोमेट्री होती है, उसी का छोटा फॉर्मेट होता है, ये ब्रीदोमीटर होता है। अगर ब्रीदोमीटर से हम रेगुलर असेसमेंट कर रहे हैं, अगर उसको रिस्क का एक्सपोजर है या नॉन एक्सपोजर भी है, और इससे असेस करते हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि सांस की नलियों में कितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, कितनी ज़्यादा सांस की नलियाँ जकड़ी हुई हैं या खुली हुई हैं। यही एक तो पहली चीज़ तो रिस्क फैक्टर होना चाहिए, दूसरा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। इसमें हम मरीज को बोलते हैं कि लगा के फूंकना है 0 में करके, और उसको बाद 0 में करते हैं,
और एक माउथ पीस होती है नहीं तुम लोगों के पास? तो इसको लगा के और पहले सांस लेना है इस प्रकार से, इसमें फूंकना होता है जीरो में करके। तो पहले ब्रीद इन करो, फिर उसके बाद उसको एक्सहेल करो प्रॉपर तरीके से। तुम लोग नॉर्मल आदमी अगर फूके तो वो कहाँ तक जाएगा? नॉर्मली 350-400 के ऊपर जाना चाहिए। इसके अलावा टीबी एक ऐसा मर्ज है जो शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, फेफड़े के अलावा भी। कभी कभी गले में गांठ हो जाती है, ब्रेन में भी टीबी हो जाती है, बोन में भी टीबी हो जाती है, पेट में भी हो जाती है, आँख में भी हो जाती है, कान में भी। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता जहाँ पर टीबी ना होती हो। लेकिन लंग्स को विशेषज्ञ जो होते हैं तो वो लंग्स के बारे में ज़्यादा हाँ जी वो लंग्स को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इसलिए वो लंग्स के स्पेशलिस्ट ही एक बनते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के और लंग्स के स्पेशलिस्ट हैं। और अगर हमको जैसे लंग्स अटैक को रोकना है तो कॉमन ये है कि जैसे डॉक्टर ने जो एडवाइस दिया है तो वो इन्हेलर आप प्रॉपर तरीके से यूज करें, फ्रीक्वेंट विजिट करें, अपना स्पायरोमेट्री हर 2-3 महीने में करवाएं। तीसरा एक एडल्ट वैक्सीनेशन भी होता है। एडल्ट वैक्सीनेशन होता है जो सीजनल इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन होता है, निमोनिया का, निमोकोकल का वैक्सीनेशन होता है, और इसके अलावा भी कोविड का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, वो वैक्सीनेशन के लिए एडवाइस करते हैं। दूसरा होता है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। जैसे आपने बताया कि अगर रिपेयर किया जा सकता है तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन होता है एक एक्सरसाइज के द्वारा लंग्स को हेल्दी रखना। तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं, जैसे कि आपने कपालभाति योगा और मेडिटेशन भी देखा होगा। इसके अलावा कुछ पर स्लिप ब्रीदिंग होती है, कुछ मस्कुलर एक्सरसाइज भी होती हैं, उसको भी कार्डियक एक्सरसाइज होती हैं, वो भी लंग्स की एक्सरसाइज में इंक्लूडेड रहती हैं। इसके अलावा जैसे बायोफ्यूल एक्सपोजर है, तो जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है तो उसमें इसीलिए किया गया है ये कि एलपीजी अगर सबको प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें बायोफ्यूल का या चूल्हे में जो कंडे और लकड़ी का धुआं होता है, ये धुआं का कम एक्सपोजर होगा और माताओं और बहनों को सीओपीडी का अटैक कम होगा। ज़्यादातर घातक होता है लंग अटैक तो ज़्यादातर हमने यही बताया कि 40 साल के बाद ज़्यादा घातक होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी की कैपेसिटी या लंग कैपेसिटी 50 साल के बाद रिड्यूस होती है, तो अगर किसी ने पहले भी स्मोक करके रखा है, पहले भी अगर उसका एक्सपोजर है, तो बॉडी में उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है और उसको ब्रीदिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है और उसका जो फंक्शन है, वॉल्यूम है लंग्स का, वो भी धीरे धीरे श्रिंक होता जाता है। कृष्णा फार्मेसी कॉलेज मनगांव में आयोजित हुआ नशा मुक्त जागरूकता एवं कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य राजकुमार शर्मा। आपको बता दें कि कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मनगांव में आयोजित नशा मुक्त जागरूकता एवं कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य राजकुमार शर्मा रीवा और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सीता शरण तिवारी, चेयरमैन कृष्णा ग्रुप इंस्टीट्यूशन मनगांव उपस्थित रहे। कार्यक्रम आज 17 नवंबर को दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कविता के माध्यम से लोगों को नशा मुक्त जन जागरूकता के लिए जागृत किया गया। साथ ही युवाओं में कैरियर को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावक एवं नगर के सम्मानित जन उपस्थित रहे। मुख्य रूप से सत्यनारायण चतुर्वेदी, पूर्व सचिव विधानसभा भोपाल मध्य प्रदेश, कवि राम लखन सिंह महागाना, संचालक एडवोकेट सुभाष मिश्रा, समाजसेवी भोले प्रसाद तिवारी, विष्णुदेव कुशवाहा उपस्थित रहे। कृष्णा फार्मेसी कॉलेज के संचालक मनोज तिवारी ने छात्रों के कैरियर मार्गदर्शन एवं नशा मुक्त अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया और उन्होंने कहा कि छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए संस्थान की तरफ से समय समय पर कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। बैचलर डिग्री फार्मेसी और डिप्लोमा में नव प्रवेशित छात्रों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम के चीफ गेस्ट परम सम्मानीय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के निवर्तमान सचिव आदरणीय सत्यनारायण चतुर्वेदी जी, मॉडल साइंस कॉलेज के प्रोफेसर
ऋषि कुमार तिवारी जी, इसलिए सबको मैं दिल से स्वागत कर रहा हूं। हम लोग साथ में मिलकर के वहां JNCT चलाते हैं। दूसरे संस्थान हैं बनगांव में भी हम लोगों ने यहाँ शुरू किया है। हमारा छात्रों के लिए अध्ययन और अध्यापन कोई प्रोफेशन नहीं है बल्कि विजन है। जब कोविड पीरियड में गार्जियन अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते थे, कुलपति महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नर्सिंग संस्थान के छात्र डबल मास्क चेहरे पर लगा करके लोगों की सेवा के लिए जाते थे और उसी दरमियान जब नर्सेस जो रेगुलर नर्स हैं वो स्ट्राइक कर रही थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और CMHO उनके कहने पर हमारे छात्र छात्राओं ने शासन का बड़ा सहयोग किया था। और इतना ही नहीं, हमारे फार्मेसी और नर्सिंग संस्थान के जो मेडिकल से संबंधित छात्र हैं उस दौर में भी कई जगह जाकर के जहां कोविड केयर सेंटर बने हुए थे, जहां हम भय के साथ दूर भागते थे, हमारे छात्रों ने वहां अपना बड़ा त्याग और तपस्या की और लोगों की मदद की इस आपातकालीन स्थिति में। कोई भी जो अंचल के गरीब छात्र, हमने जैसा पहले कहा हमारा एक विजन है, ये प्रोफेशन नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पैसे के अभाव में कोई भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम भले महंगा हो उसका छूटना ना पाए। 20-22 सालों का हम लोगों का एक शैक्षणिक संस्थानों का अनुभव है और पैसे की कमी से छात्र में अगर उल्लास उत्साह है तो हम लोग पैसे को बाधा उसके भविष्य के लिए आने नहीं देते। हम जीवन में शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज शिक्षा का अर्थ केवल अर्थोपार्जन हो गया है। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। शिक्षा का अर्थ समाज के हितकारी जीवन के लिए अपने आप को समर्पित करना होता है। अभी कोरोना का जिक्र किया तिवारी जी ने, संचालन कर रहे बंधु ने। मुझे लगता है कि सेवा धर्म यदि हमारा जिंदा हुआ तो हमने निश्चित अच्छी शिक्षा पाई है। स्वतंत्रता के काल में या उसके पूर्व के 150 साल के इतिहास में जिस विश्वविद्यालयीन शिक्षा को हमने प्रारंभ किया, उस शिक्षा ने समाज में वो नहीं दिया जिसके लिए भारत जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आई है। इसमें कुछ नई बातें आई, जोड़ी गई हैं जो हमारी संस्कृति से, जो हमारे संस्कारों से, जो हमारी सामाजिक संरचना से, जो हमारी राष्ट्रीय एकता से हमको जोड़ेगी, ऐसा मुझे तो विश्वास है। लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं आज इस इंडक्शन प्रोग्राम में या ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए हैं, वो क्या सोचते हैं? उनको लगता है कि यदि केवल अच्छी डिग्री लेके हम बहुत अच्छे धन कमाने वाले एक यंत्र के रूप में जीवन गुजारें, तो मुझे लगता है हमारी शिक्षा अधूरी है। अच्छा विद्यार्थी वह है जो जीवन में विद्यार्थी बना रहे। ये तो डिग्री शिक्षा है, ये तो हमको मिल जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।